वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम एटमॉस्फेयर को पढ़ रहे हैं। और इस लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारी बुक में गिवन है, जिसको क्या कहते हैं, टेस्ट योरसेल्फ। ये हमारा तरीका है ना, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बुक में गिवन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट का क्या रोल है। ये सारी की सारी बातें बड़े आराम से आपको समझ आ जाएंगी जब हम जाएंगे लेक्चर की तरफ और इन चीज़ों को समझेंगे। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं हमारा टेस्ट योरसेल्फ जो बुक में गिवन है। उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, हमेशा की तरह जिस तरह हम पहले करते हैं। इनको सॉल्व करते हैं, आंसर्स देखते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पेपर में इनको किस तरह से सॉल्व करना है। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट योरसेल्फ 14.2 का, वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 14.2 का, वो ये है, व्हाट डू यू मीन बाय एन एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है, आप सबने याद रखना है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर, ठीक है, इन एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स, कंटेमिनेंट्स के बारे में। मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, लेकिन आपको इनमें फ़र्क करना समझा दूं। कंटेमिनेंट जो होता है ना, कंटेमिनेंट आप सब ने याद रखना है, ये कोई भी ऐसी चीज़ है जो इम्प्योरिटी कॉज करती है। तो इम्प्योरिटी की बात होगी तो आपके पास क्या होगा कि आप कहेंगे कि चीज़ इम्प्योर हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ है विच कैन प्रूव टू बी वेरी फेटल या डेथ कॉजिंग हो सकती है। लेकिन जो पॉल्यूटेंट है ना स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है, पॉल्यूटेंट आपका डेथ कॉजिंग तक जा सकता है। इसीलिए हार्मफुल सब्सटेंसेस कह के हम इसको हमेशा रेफ़र करते हैं। और एयर पॉल्यूटेंट का मतलब है वो एयर में प्रेजेंट होगा, वाटर पॉल्यूटेंट का मतलब है कि वो वाटर में प्रेजेंट होगा। और इस तरह से हमने ये सारी की सारी डिफ्रेंसिएशन कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं ज़रूरी चीज़ जो आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि एग्जाम्पल्स लिखे बगैर कभी भी क्वेश्चन को कंप्लीट मत किया करें। एग्जाम्पल्स लिखें। आपने प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स भी पढ़े हैं, आपने सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स भी पढ़े हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल में हमने पढ़ी हैं ये सारी की सारी चीज़ें कि आपको प्राइमरी की और सेकेंडरी की एग्जाम्पल्स आनी चाहिए। आप क्लासीफाई करें कि पॉल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन के बाद आप दोनों की एक एक एग्जांपल दे दें। जिस तरह आप सल्फर के ऑक्साइड्स कह दें कि आपके पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट की एग्जांपल हो गए, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। और आप सेकेंडरी की एग्जांपल कह दें कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा। मैंने आपको ये सारे के सारे पढ़ाए हैं, बताए हैं, इनका फ़र्क बताया है और ये भी बताया है कि आपके पास सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कैसे बनते हैं। इस वजह से ये आपने भूलने नहीं है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आपके माइंड में रहें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ नेम 3 प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स। 3 प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स का हमने बताना है। और 3 प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, पढ़े हैं ना ये सारे, जो डायरेक्टली सोर्स से आ रहे हैं वो आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। उसमें ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आ जाते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स उसमें आ जाते हैं आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, मज़ीद अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं, जिसमें मीथेन, इतनी दफ़ा हमने उसको डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ आपके पास डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप ये 3 ही लिख देते हैं ना तो काफ़ी होगा। हाइड्रोकार्बन्स भी लिखते हैं, वैसे अच्छा होता है क्योंकि ये सारे के सारे आपके पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में काउंट होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स लिखना भी अच्छा होता है। ये सारी की सारी आपकी एग्जांपल्स हैं। इनकी डिटेल आगे अगर आपने लिखना हो कि कार्बन वालों को हम कॉक्स कह के रिप्रेजेंट करते हैं और कौन कौन से होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन को नॉक्स NOx जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आपके पास होते हैं, सल्फर SOx कह के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फर ट्राइऑक्साइड। और हाइड्रोकार्बन्स में कौन से हो सकते हैं? मीथेन हो सकता है। तो ये बातें समझ में आ रही हैं कि किस तरह से आपने इनको कंप्लीट करना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है क्योंकि, ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई एज प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के तौर पे हमने इनको आइडेंटिफाई करना है। मैं यहाँ पे 2 हेडिंग्स दे देती हूँ अलग-अलग, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। और हमारे पास जौन सा भी बोलेंगे ना हम यहाँ पे मिल के, क्योंकि बुक के ऑप्शंस ही गिवन है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो जौन सा हमें लगा ना कि हमारे पास सही ऑप्शन है उसको हम वहाँ पुट करते जाएंगे। ग्रीन हम कर लेंगे कलर प्राइमरी पॉल्यूटेंट के लिए ताकि हमें याद रहे। सल्फर डाइऑक्साइड, आप सबको पता है सबसे पहले स्टूडेंट्स के, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड है सल्फर का, ये आपके पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज मीथेन, हाइड्रोकार्बन है, ये भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है।
उसके बाद आ जाता है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड आपका बनता है किससे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। इसलिए नाइट्रिक एसिड आपके पास सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अभी ये कैसे बनता है, जब हम एसिड रेन को डिस्कस करेंगे ना तब आपको ये समझ आ जाएगी, इससे कंफ्यूज ही होना। अभी सिर्फ इनके जो नाम अलग-अलग मैं ले रही हूँ उनको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है अमोनिया। हमने इससे रिलेटेड एक MCQ भी सॉल्व किया स्टूडेंट्स। अमोनिया भी आपके पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। देन यू हैव सल्फ्यूरिक एसिड। तो याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड भी पिछले एसिड की तरह ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, सल्फर के ऑक्साइड से बनता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास कौन सी चीज़ गिवन है। उसके बाद ओजोन है। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि ओजोन भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ये सारी की सारी मैंने आपको चीज़ें पहले भी बताई हैं, अब सिर्फ इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास कॉन्सेप्ट हो, आपको पता हो कि कौन सी बात हो रही है और किस बारे में हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस का फिनोमिना मैंने आपको समझाया था कि ग्रीन हाउस मैं ग्रीन कलर से लिखूंगी ताकि आपको याद रहे। ग्रीन हाउस का मतलब है कि एक शीट बन जाएगी, एक ब्लैंकेट के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। कौन सी गैस बनती है ब्लैंकेट आपके अर्थ के इर्द गिर्द? वो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसकी ब्लैंकेट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगी। अब ये जो ब्लैंकेट के फॉर्म में प्रेजेंट है ना, ये ब्लैंकेट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये उसी तरह से प्रेजेंट है जिस तरह से देखें ब्लैंकेट किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द होती है ताकि उसकी टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। तो ये क्या करती है कि ये यूवी रेडिएशंस को तो पास होने देती है, आराम से अर्थ से बाहर जाने देती है, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशंस को नहीं जाने देती। इंफ्रारेड रेडिएशंस को कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड रेडिएशंस को कर लेते हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब ये बाहर नहीं जा पाती और ये ट्रैप हो जाती हैं और जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। और वो ग्रीन हाउस गैस क्यों है? क्योंकि वो एक शीट के तौर पे एक्ट कर रही है, वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने दे रही, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ वाई आर द फ्लड रिस्क इंक्रीजिंग। फ्लड रिस्क क्यों इंक्रीज हो रहा है? सोचे ज़रा इसके बारे में। फ्लड रिस्क इंक्रीज होने के पीछे स्टूडेंट्स जो सिंपल वजह है ना वो ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है और वो इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ गई है। तो वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग होने लग गई है। ग्लोबल वार्मिंग क्या थी कि ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया है, ठीक है। क्या थी ग्लोबल वार्मिंग? इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और आपके पास यहाँ पे ग्लेशियर्स, आइस कैप्स जितने भी थे, मैंने आपको स्नो कैप्स पढ़ाए थे, ये सब मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। इनकी मेल्टिंग की वजह से क्या हो रहा है कि पानी जो पहले बर्फ़ की फॉर्म में पहाड़ों पे मेंटेन था अब वो पिघल रहा है। वो पानी बन के आपके पास ट्रैवल करके जा रहा है लो लाइंग एरियाज़ में, ठीक है। वो वाटर किधर जा रहा है? वो लो लाइंग एरियाज़ में जा रहा है, जिसकी वजह से वो कॉज कर रहा है फ्लड लो लाइंग एरियाज़ में जाके। ये बात समझ में आ रही है आपको स्टूडेंट्स? तो इस वजह से फ्लड रिस्क इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि फ्लड रिस्क इंक्रीज़ ही ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है। बेसिकली टेम्परेचर बढ़ेगा, आपके ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आता जाएगा और इतना ज़्यादा हो जाएगा, फ्लडिंग इतनी हो जाएगी कि आपके पास जो अर्थ का पार्ट है, जो कि आप कहें ज़मीनी हिस्सा है, उसका जो पोर्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफ़ा पूछी जाती है, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ कॉमेंट बर्निंग इन ओपन एयर इज़ प्रेफर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखना है बर्निंग इन ओपन एयर इज़ प्रेफर्ड, ठीक है। अब ओपन एयर में हम कह रहे हैं कि बर्निंग प्रेफर की जा रही है। क्यों प्रेफर की जा रही है बर्निंग ओपन एयर में? क्योंकि ओपन एयर में स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एक्सेस में है, एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है ऑक्सीजन, इस वजह से क्या होता है कि आपके पास जब ओपन एयर में आप बर्न करते हैं किसी भी चीज़ को तो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब वाटर तो हमें पता है इसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इसका भी कोई नुकसान नहीं। कहाँ यूज़ होगी ये कार्बन डाइऑक्साइड? हम सबको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसाइज करते हैं, इसी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बड़े आराम से यूज़ हो जाएगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स वाटर के बारे में याद रखना, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। वाटर
वैसे प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो या ज़्यादा हो, वाटर ने तो प्रोड्यूस होना ही है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, जो कहाँ पे मौजूद होती है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है आपके पास क्लोज्ड एयर में, ठीक है। क्लोज्ड एयर कह लें या क्लोज्ड एरिया कह लें, क्लोज्ड एरिया कह लें, बल्कि वो ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। क्लोज्ड एरिया कह लेते हैं हम इसको। तो स्टूडेंट्स, क्लोज्ड एरिया में क्या होता है, क्लोज्ड एरिया में ये होता है कि आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई क्योंकि होती है लिमिटेड, तो लिमिटेड सप्लाई में जब भी आप किसी चीज़ को बर्न करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट में बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस है, इसका बहुत दफ़ा हम जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। पॉइजनस गैस है, और पॉइजनस किस तरह से है, पॉइजनस इस तरह से है स्टूडेंट्स आपके पास कि ये बहुत ही ज़्यादा डेडली है, डेडली गैस है, डेथ कॉजिंग गैस है, क्योंकि स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन करता है आपके ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ये बना देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये बातें समझ में आ रही हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाइंड कर गया तो इसका मतलब ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा, सांस लेने में मसला होगा, और सांस लेने में मसले की वजह से क्या होगा कि ये डेथ कॉजिंग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन को ये रोक देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, सफोकेशन होती है। सफोकेशन का क्या मतलब होता है कि आप सांस नहीं ले पाते, ठीक है। सफोकेशन कॉज कर देती है ये गैस। इसकी ना डेंजरस बात आप कहेंगे ये कि ये ऑर्डरलेस होती है। ऑर्डरलेस का मतलब होता है इसकी कोई स्मेल नहीं होती। तो अगर ये आपके इन्वायरमेंट में, आपके इर्द गिर्द मौजूद है, तो आपको कभी भी पता ही नहीं चलेगा कि आपके इर्द गिर्द ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है। इसलिए याद रखना है कि अगर ओपन स्पेस में आप बर्निंग का प्रोसेस कर लेंगे तो बेहतर रह जाएगा, क्योंकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सारा का सारा जो जितना हाइड्रोकार्बन है, फ्यूल है, वुड है, जो भी आप जला रहे हैं, वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अगर आपके एनवायरनमेंट में ज़्यादा दरख्त हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, नहीं तो आपका अर्थ हीट अप हो जाएगा। लेकिन अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है ना आपकी बॉडी में जाके स्टूडेंट्स, ये आपके लिए असल मसला है, ठीक है। इसलिए प्रेफर किया जाता है कि अगर बर्निंग का प्रोसेस करना है तो वो ओपन एयर में किया जाए, जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड ना हो, क्योंकि आपको पता है ओपन एयर में क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है ना, ऑक्सीजन एक्सेस में है, इस वजह से ओपन एयर को प्रेफर किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ आर द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स एमिटेड नेचुरली। अब सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स की जो एमिशन है नेचुरली कैसे होती है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है स्टूडेंट्स, वैसे कि आपके पास कुछ सोर्सेज ऐसे थे जो नेचुरल थे, कुछ थे जो नेचुरल नहीं थे। हम बात कर रहे हैं उन सोर्सेज की जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं। नेचुरल सोर्सेज कौन से थे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक मैटर का बैक्टीरियल डिके, ठीक है, बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, नेचुरल सोर्सेज हैं, ये बात याद रखनी है। उसके बाद है आपके पास वॉल्केनिक गैसेस, वॉल्केनिक गैसेस, ठीक है। और थर्ड पे अगर आप सबको याद हो तो हमारे पास फॉरेस्ट फायर्स थी, याद है ना। ये चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हैं, हम सिर्फ यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से लिखना है। ये तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपसे पूछा गया है कि आपके पास नेचुरली कैसे सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आते हैं, तो इसलिए डिटेल में नहीं जाना। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स नेचुरली इन्हीं तीन सोर्सेज से आते हैं, इन्हीं तीन की बात करनी है। जब तक आपसे जो चीज़ कुछ और ना पूछी जाए उसके बारे में जिक्र ना करें। लेकिन आपकी क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे 80% जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो आपके फॉसिल फ्यूल से आते हैं। इसलिए ऐसी बातों को ज़रूर मेंशन किया करें अपने पेपर में, अपने आंसर को कंप्लीट करने के लिए, कि फॉसिल फ्यूल से आपके पास 80% सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह आपका आंसर अधूरा नहीं रहता, ठीक है। अधूरा नहीं रहना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की, जो टेस्ट योरसेल्फ में गिवन है, वो है हाउ डज कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन इंटरनल कंबस्शन इंजन प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। के कंबस्शन इंजन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, कि आपके पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन हुई, ठीक है, और कहाँ पे हुई है, ये हो रही है इंटरनल कंबस्शन इंजन में, और वहाँ पे बनेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं, फॉसिल फ्यूल से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पता नहीं इंटरनल कंबस्शन इंजन गाड़ी के अंदर ये फॉसिल फ्यूल कहाँ से आ गए। आपको पता है कि आपके पास पेट्रोल जो है ये भी फॉसिल फ्यूल की ही आगे टाइप है, इसकी बर्निंग होगी, ठीक है। पेट्रोलियम से डिराइव्ड है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनसे डिराइव्ड है पेट्रोल। इसकी होगी बर्निंग आपके इंटरनल कंबस्शन इंजन में, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनेंगे। किस तरह बनेंगे, मैंने आप सबको बताया था कि नाइट्रोजन कंबाइन कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ और आपके पास बना देगा नाइट्रिक ऑक्साइड।
ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करेगी आपके ऑक्सीजन के साथ और बना देगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बात समझ में आ रही है आप सबको? इस तरह से आपके पास ये कंपाउंड हो जाएगा कंप्लीट, और ये रिएक्शंस मैंने आपके लिए बैलेंस कर दी हैं, आप खुद भी इनको सीखें। और ये कहाँ कहाँ से और आएंगे स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आपके थर्मल पावर स्टेशन से भी आएंगे, जहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, और इसके अलावा आपके पास इनकी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी होती है जो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग की वजह से होती है, जो मैंने आपको पहले ही बात बताई हुई है। टेस्ट योर सेल्फ को हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल है। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट का क्या रोल है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ये हमारे पास येलो बॉक्स में बुक में गिवन है, इस वजह से ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा लंबी बातें नहीं है, आपको समझ आनी ज़रूरी है कि आखिर गवर्नमेंट का क्या रोल है। पॉल्यूशन तो है ना, तो देखें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ही तो आपके पूरे जो मुल्क है उसके जो मामलात हैं उसको लेके चल रही होती है। लेकिन अब देखें पॉल्यूशन तो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, आपको एजुकेशन ज़रूर दे सकती है कि किस तरह से कंट्रोल करना। तो क्या चीज़ें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रमोट करें। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने याद रखना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आपके पास ये जो एंटी नॉकिंग एजेंट्स होते हैं ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनको प्रमोट करे कि ये कार्स में यूज़ हो। एंटी नॉकिंग एजेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये बस ये करते हैं कि इसके अंदर मैं आपको इसकी डिटेल नहीं बताऊंगी, अभी आपने सेकेंड ईयर में इसकी बहुत डिटेल पढ़नी है। अभी आपने यहाँ याद रखना है कि एंटी नॉकिंग एजेंट्स ये करते हैं कि आपके पास बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ के छोटे हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं, ताकि आपके जो कंबस्शन का प्रोसेस है वो स्टॉप ना हो, वो अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि इस एट द एंड नो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इज़ लेफ्ट। ठीक है, नो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इज़ लेफ्ट। इसी वजह से एंटी नॉकिंग एजेंट्स को प्रोमोट करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो हो गई एंटी नॉकिंग एजेंट्स। उसके बाद बात करते हैं कि फॉसिल फ्यूल से आपने देखा है कि कितने ज़्यादा आपके पास पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रमोट करें कि मेथनॉल, एथनॉल और बायोडीज़ल जैसी चीज़ें का जो यूज़ है ना, इन फ्यूल्स को प्रमोट करें, क्योंकि इन फ्यूल्स में से पॉल्यूटेंट्स बहुत थोड़े निकलते हैं। ठीक है, पेट्रोल वगैरह की बर्निंग से पॉल्यूटेंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा निकलती है, इस वजह से ये ऐसे हैं जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं और जिनके एज अ रिज़ल्ट बर्निंग के पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं निकलेंगे। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है कि एक तो आपके पास बर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट हो, उसके लिए एंटी नॉकिंग एजेंट्स यूज़ कर लें, साथ ही साथ ये वाले फ्यूल यूज़ कर लें। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या चाहिए गवर्नमेंट को कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग फ्यूल्स का यूज़ कम करवाएं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग फ्यूल्स शुड बी यूज्ड लेसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का क्या मतलब है कि वो पूरा का पूरा टेम्परेचर बढ़ाएगी आपके पास इन्वायरमेंट का। ठीक है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग फ्यूल्स का यूज़ कम हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग प्रिवेंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि कितनी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा इतना आपकी बुक में मेंशन है कि इट शुड गो टू बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो जो बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके यूज़ में चली जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि यूज़ होना शुरू हो जाएगी, एमिट नहीं होगी, इस वजह से ये वाला काम भी बहुत ईजी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ जाना चाहिए? इट शुड गो टू बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। रिपीट करने का मकसद यही होता है कि आपको चीज़ समझ में आ जाए, आपको पता चल जाए कि क्या बात की जा रही है। ठीक है, बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कार्बन डाइऑक्साइड जानी चाहिए। फाइनली ये है स्टूडेंट्स के गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इन द बिग सिटीज़, ताकि लोग अपनी व्हीकल्स यूज़ ना करें। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यही फ़ायदा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होगी कि एक ही व्हीकल यूज़ होगा जिसमें बहुत सारी आवाम इकट्ठी ट्रैवल कर सकती है, जैसे बस होती हैं। ठीक है, ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इकट्ठी आवाम क्योंकि ट्रैवल कर लेगी तो हर किसी के पास अलग-अलग गाड़ियाँ नहीं होंगी। जितने ज़्यादा व्हीकल्स होंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि कार के एग्जॉस्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट गैसेज रिलीज़ होती हैं। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट अगर इन सब चीज़ों को करे प्रमोट, साथ ही साथ गवर्नमेंट प्लांट्स लगाना जिसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं उसको प्रमोट करें, तो ये बहुत सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जो इकट्ठे आपकी पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लेते हैं। जो पॉल्यूशन हो गई उसको तो हम नहीं ख़त्म कर सकते, उनको हटा सकते हैं, लेकिन आगे भी कोशिश कर सकते हैं कि मज़ीद हमारी इन्वायरमेंट उतनी पॉल्यूटेड ना हो। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ आ गई हैं। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं और जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वो साथ साथ सॉल्व करें और कोशिश किया करें, मैं आपको जो आंसर्स बताती हूँ ना वो नोट्स में लिख लिया करें। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाती है और इससे आपको ये भी पता लग जाता है कि पेपर में ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है। हमारा ये चैप्टर लंबा नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए हमारे कुछ ही कॉन्सेप्ट रह गए, लेकिन उन तक जाने से पहले भी आप इन चीज़ों को रिवाइज करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।